डायरेक्शन रेशियो और डायरेक्शन कोसाइन के टॉपिक के अंतर्गत हमारा जो अगला क्वेश्चन है, इफ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स ए बी एंड सी, ए बी सी एंड डी, इफ coordinates of points A, B, C and D are this one, this one, this one and this one, then find the angle between lines AB and CD. हमें चार बिंदुएं दी गई हैं और इन चारों बिंदुओं के कोऑर्डिनेट्स निर्देशांक दिए हुए हैं। ये जो है हमारा पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट है, ये पॉइंट बी का कोऑर्डिनेट है, ये पॉइंट सी का कोऑर्डिनेट है और ये पॉइंट डी का कोऑर्डिनेट है। चारों बिंदुओं के ये निर्देशांक दिए गए हैं और फिर हमसे पूछा गया है लाइंस ए बी और सी डी के बीच का एंगल। दो लाइंस के बीच का एंगल पूछा जा रहा है और उन लाइंस के जो पॉइंट्स मिलाने से वो लाइन बने हैं। ए बी लाइन कब बना होगा? जब हमने पॉइंट ए को पॉइंट बी से मिलाया होगा तब हमारा लाइन ए बी बना होगा। सी डी लाइन कब बना होगा? जब हमने पॉइंट सी को डी से मिलाया होगा तब हमारा लाइन सी डी बना होगा। अब इन दोनों लाइन के बीच का हमें एंगल बताना है। हमने डायरेक्शन रेशियो पढ़ते समय एक लाइन का डायरेक्शन रेशियो निकालना सीखा था। दो पॉइंट अगर दिए गए हैं और उन दोनों पॉइंट को मिलाने से जो लाइन बनता है उस लाइन का डायरेक्शन रेशियो, दिक् अनुपात निकालना हमने सीखा है। कैसे निकालते थे? x2 माइनस x1 कर देते थे, y2 माइनस y1 कर देते थे और z2 माइनस z1 कर देते थे। तो जो हमारे पास वैल्यूज आती थी वो उस लाइन का डायरेक्शन रेशियो कहलाता था, दिक् अनुपात कहलाता था। क्या हम उस कॉन्सेप्ट का यूज करते हुए लाइन ए बी और लाइन सी डी का डायरेक्शन रेशियो पता कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। हम उसी कॉन्सेप्ट का यूज करके लाइन ए बी और लाइन सी डी का सबसे पहले डायरेक्शन रेशियो निकाल लेते हैं और डायरेक्शन रेशियो, दिक् अनुपात अगर हमें इन दोनों रेखाओं का पता चल गया, इन दोनों लाइंस का अगर हमें डायरेक्शन रेशियो पता चल गया, तब उसके बीच का एंगल हम आराम से निकाल लेंगे। तो चलिए सबसे पहले इस क्वेश्चन में ए बी सी डी के जो कोऑर्डिनेट्स हैं, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ points A, B, C and D are 1, 2, 3, 4, 5, 7, -4, 3, -6, -4, 3, -6 and 2, 9, 2। हमारा सबसे पहला काम है लाइन ए बी का डायरेक्शन रेशियो निकालना। हिंदी में ये लिखा हुआ है, बिंदुओं ए बी सी तथा डी के निर्देशांक क्रमशः ये सब हैं। अब डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन ए बी, ए बी रेखा के दिक् अनुपात। हमेशा इस बात का ध्यान रखिएगा कि जब भी डायरेक्शन रेशियो की बात हो गई तो डायरेक्शन रेशियो को हम स्मॉल ए, स्मॉल बी और स्मॉल सी से रिप्रेजेंट करते हैं और डायरेक्शन कोसाइन की जब बात होती है तो उसको स्मॉल एल, स्मॉल एम और स्मॉल एन से रिप्रेजेंट किया जाता है। हम बात कर रहे हैं डायरेक्शन रेशियो की, मतलब हमें छोटा वाला ए, छोटा वाला बी और छोटा वाला सी का वैल्यू मिलेगा। ए की वैल्यू कैसे मिलती है? x2 माइनस x1 करेंगे तो हमारा a आएगा, y2 माइनस y1 करेंगे तो हमारा b आएगा और z2 माइनस z1 करेंगे तो हमारा c आएगा। ए बी लाइन की बात हो रही है, ये कोऑर्डिनेट है a का, ये कोऑर्डिनेट है b का, मतलब ये x1 y1 z1 है और ये हमारा x2 y2 और z2 है। आपका मन, आप किसको भी बना सकते हैं, लेकिन आप हमेशा इस बात का ध्यान रखिए कि आप किस लाइन का बना रहे हैं। x1 y1 z1 x2 y2 z2 हम किसी को भी बना सकते हैं, लेकिन अगर हमने लाइन ए बी लिया है, मतलब ए से बी की तरफ हम गए हैं,
तो ए से बी की तरफ जाते समय ए वाला जो होगा वो x1 y1 z1 में होगा, बी वाला जो होगा वो x2 y2 z2 में होगा। तो सबसे पहले हम x2 माइनस x1 कर लेते हैं। x2 माइनस x1 करेंगे तो ये हमारा आएगा 4 माइनस 1, y2 माइनस y1 करेंगे तो ये आएगा हमारा 5 माइनस 2, और z2 माइनस z1 करेंगे तो ये हमारा आएगा 7 माइनस 3 इज इक्वल टू 4 में से 1 माइनस करेंगे तो ये हमारा आएगा 3, 5 में से 2 भी 3 और ये हमारा 4। यानी ये 3, 3 और 4 जो है वो लाइन ए बी के डायरेक्शन रेशियोज हैं। यानी ये ए है, ये बी है और ये सी है। अब हम बात करते हैं डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन सी डी। अब हम सी डी की बात करने वाले हैं। तो सी डी में भी एज यूजुअल वही कॉन्सेप्ट, ये हमारा x1 y1 z1 और ये हमारा x2 y2 और z2। तो यहाँ से हमारे पास आएगा 2 माइनस और फिर -4, तो ये प्लस का 4 हो जाएगा, 9 माइनस 3 और 2 माइनस 6, तो ये हमारा आ जाएगा 2 प्लस 6। यहाँ से आ जाएगा 2 प्लस 4 हमारा 6 हो गया, ये हमारा 6 हो गया और ये हमारा 8 हो गया। हमने दोनों लाइंस के डायरेक्शन रेशियो निकाल लिए। अब चूंकि दो अलग अलग लाइन है तो दोनों लाइंस के जो डायरेक्शन रेशियो होंगे उसको हम A1 B1 C1 A2 B2 C2 का नाम दे देंगे। A1 B1 C1 और A2 B2 C2। अब आइए, अगर आपको दो लाइन के बीच का एंगल निकालना है और उन दोनों लाइंस का अगर आपको डायरेक्शन रेशियो पता हो तो दोनों लाइन के बीच का जो एंगल है, पहले एक काम करते हैं, लेट द एंगल बिटवीन लाइंस AB एंड CD बी थीटा। पहले हम क्या करते हैं, दोनों लाइन के बीच का जो एंगल है उसे हम थीटा मान लेते हैं, ताकि हम जब थीटा लिखें सामने वाला बेहोश मत हो जाए सुन के कि ये थीटा अचानक से कहाँ से प्रकट हो गया। लेट द एंगल बिटवीन द लाइन्स AB एंड CD बी थीटा। माना रेखाओं AB और CD के बीच का कोण थीटा है, तब वी नो दैट कॉस थीटा का फॉर्मूला, कॉस थीटा का वो फॉर्मूला जिसमें डायरेक्शन रेशियो होता है, तो डायरेक्शन रेशियो के फॉर्म में A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 अपॉन रूट अंडर A1 का स्क्वायर प्लस B1 का स्क्वायर प्लस C1 का स्क्वायर, फिर से रूट अंडर A2 का स्क्वायर प्लस B2 का स्क्वायर प्लस C2 का स्क्वायर। वैल्यू को बस पुट कर देना है। वेयर हम ये भी बता देते हैं कि A1 B1 C1 क्या है। A1 इज इक्वल टू है हमारा 3, B1 भी है हमारा 3, C1 है हमारा 4, A2 है हमारा 6, B2 भी हमारा 6 और C2 है हमारा 8। वैल्यूज को पुट करके सॉल्व करना है। A1 A2 मतलब 3 इंटू 6 प्लस B1 B2, B1 B2 मतलब ये भी 3 इंटू 6 प्लस C1 C2 4 इंटू 8 अपॉन रूट अंडर A1 का होल स्क्वायर मतलब 3 का होल स्क्वायर, B1 का होल स्क्वायर ये भी हमारा 3 का होल स्क्वायर प्लस C1 का होल स्क्वायर, C1 हमारा 4 है, इसका होल स्क्वायर ये दूसरा रूट, A2 का होल स्क्वायर, A2 है हमारा 6, इसका होल स्क्वायर प्लस फिर से 6 का होल स्क्वायर प्लस 8 का होल स्क्वायर। सॉल्व करना है। ये कॉस थीटा हमारा वैसे ही चलता रहेगा। 6 तेरी 18, 6 तेरी 18, 18 प्लस 8 चौक
32 रूट के अंदर 9 9 16, 9 9 और 16, 9 9 18, 18 और 16 34, रूट अंडर 36 36 64, 36 36 72, 72 और 64 136। अब इसे सॉल्व करना है। 18 18 36, 36 और 38 68। cos थीटा इज इक्वल टू 68 अपॉन रूट अंडर 34 इंटू रूट अंडर 136। 136 को फैक्टराइज करिए। 136 2 से करे 6 दूनी 12, 8, 2 से करे 34। ये 136 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 34। 2 इंटू 2 इंटू 34 में 2 तो यहाँ से बाहर निकल जाएगा, रूट के अंदर 34 बचेगा, वो 34 और ये रूट 34 वापस मिलकर 34 भी बाहर निकल जाएगा। यानी यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 2 इंटू 34। 2 इंटू 34 और कुछ नहीं 68 होगा। 68 68 उड़ गया, यहाँ से हमारा cos थीटा इज इक्वल टू 1 आ गया। अब cos थीटा इज इक्वल टू 1 आया है। cos के टेबल में 1 कब आता है भाई? cos के टेबल में 1 आता है 0 डिग्री पर। तो यहाँ से cos थीटा इज इक्वल टू cos 0 डिग्री, तो थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। थीटा हमने क्या माना था? थीटा हमने माना था लाइन ए बी और सी डी के बीच का एंगल। तो ए बी और सी डी के बीच का एंगल हमारा बड़ा सुंदर आया 0 डिग्री। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन फाइंड द एंगल्स मेड बाय द वेक्टर आर वेक्टर इज इक्वल टू आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप with the coordinate axis. Find the angles made by the vector r vector is equal to I cap plus j cap minus k cap with the coordinate axis. यहाँ पर हमें एक वेक्टर दिया हुआ है और पूछा जा रहा है कि ये वेक्टर जो है कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ, अब इस बात को ध्यान से समझिएगा, ये कोऑर्डिनेट एक्सिस जो होगा इसमें तीनों आता है, एक्स एक्सिस भी होता है, वाई एक्सिस भी होता है और जेड एक्सिस भी होता है। आप लोग 3D में वो क्यूब वाला फिगर याद है आपको जो यहाँ बना हुआ रहता था? उस क्यूब में ओ से लेकर पी तक जो हमने लाइन मिलाया था, सोचिए ओ से लेकर पी तक वाली वो लाइन जो है अगर उसको हम वेक्टर फॉर्म में सोचें तो आखिरकार एक लाइन है वो। अब वो एक लाइन जो है हमारा यही वेक्टर मान लीजिए उसको कि वो हमारा आर वेक्टर आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप है। पूछा जा रहा है कि वो तीनों एक्सिस यानी एक्स एक्सिस के साथ, वाई एक्सिस के साथ और जेड एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाता है। क्वेश्चन को पहले समझना है, हमें यहाँ पर एंगल निकालने के लिए बोला जा रहा है। एंगल हमको ये पता है कि एंगल जब भी बनता है, एंगल बनाने के लिए हमारे पास दो लाइन होने चाहिए, दो लाइन होगा तभी उसके बीच में एंगल बनेगा। अब इन दो लाइंस में एक लाइन तो है वो ये रहेगा और दूसरा वाले में पहली बार एक्स एक्सिस आएगा, अगली बार में लाइन वही रहेगा, ये एक्सिस जो है चेंज होकर वाई बन जाएगा,
तीसरी बार में लाइन वही रहेगा, एक्सिस वा चेंज होकर अब जेड बन जाएगा। ध्यान से यहां पर देखिए, हमारा लाइन जो है वेक्टर के फॉर्म में है। लाइन जो दिया हुआ है वो अगर वेक्टर के फॉर्म में दिया हुआ है तो एक चीज हमने बहुत अच्छे से समझी है, दुनिया का अगर मैं कोई भी वेक्टर लिख दूं, दुनिया में कोई भी वेक्टर अगर मैं उठाकर लेकर आके लिख दूं, तो वो वेक्टर के आई कैप, जे कैप और के कैप के जो कोफिशिएंट्स होंगे वो उस वेक्टर का डायरेक्शन रेशियो होगा, उस वेक्टर का डायरेक्शन रेशियो होगा। और खुदा ना खास्ता अगर वो हमारा यूनिट वेक्टर निकल गया तो उस यूनिट वेक्टर में आई कैप, जे कैप और के कैप का जो कोफिशिएंट होता है वो डायरेक्शन कोसाइन बन जाता है। दो बातें हैं, अगर नॉर्मल वेक्टर कहा गया, कोई भी नॉर्मल सा वेक्टर उठा लीजिए, तो उस नॉर्मल वेक्टर में आई कैप, जे कैप और के कैप का जो कोफिशिएंट होगा वो और कुछ नहीं, आपका डायरेक्शन रेशियो है। और दूसरी बात, अगर आपने यूनिट वेक्टर ले लिया तो यूनिट वेक्टर में आई कैप, जे कैप और के कैप का जो कोफिशिएंट होता है वो और कुछ नहीं, उसका डायरेक्शन कोसाइन होता है। तो यहां पर आइए, अगर हम इसके वेक्टर को देखें तो इस वेक्टर से हम इसके डायरेक्शन रेशियो को पता कर सकते हैं। और अगर कभी मुझे डायरेक्शन रेशियो पता चल गया तो उस डायरेक्शन रेशियो से क्या मैं डायरेक्शन कोसाइन निकाल सकता हूं? किसी भी लाइन के डायरेक्शन रेशियो से क्या हम उसके डायरेक्शन कोसाइन को निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। आपको ये पता होना चाहिए, मान लीजिए कि किसी लाइन का डायरेक्शन रेशियो ए, बी और सी है। कोई भी लाइन है, उस लाइन का डायरेक्शन रेशियो ए, बी और सी है, और आप अगर पता करना चाहते हैं उस लाइन का डायरेक्शन कोसाइन, तो डायरेक्शन कोसाइन पता करने के लिए इसके मॉड से आप इसमें डिवाइड कर दीजिए। इसका मॉड क्या होगा? मॉड जो होगा रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब इससे अगर सब में आप डिवाइड कर दें तो ए अपॉन रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये आपका डायरेक्शन कोसाइन बन गया। बी अपॉन रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये भी आपका डायरेक्शन कोसाइन बन गया। ये एल का मान होता है, ये एम का मान होता है, और एन का मान सी अपॉन रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर। अगर कभी हमें डायरेक्शन रेशियोज पता चल गए तो उस डायरेक्शन रेशियो से हम आराम से डायरेक्शन कोसाइन पता कर सकते हैं। मैं डायरेक्शन कोसाइन बात क्यों कर रहा हूँ? बात दरअसल ये है कि जब हमें दो लाइंस के बीच का एंगल निकालना है और उसमें से एक लाइन वेक्टर के फॉर्म में है और दूसरा लाइन अगर एक्सिस आ रहा है, तो हम तीनों के तीनों एक्सिस यानी एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, इन तीनों के डायरेक्शन कोसाइन बहुत आराम से पता कर सकते हैं। बात क्या है डायरेक्शन कोसाइन की? आप हमेशा इस बात को पहले समझिएगा। मान लीजिए ये आपका एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है। हमने डायरेक्शन कोसाइन्स की डेफिनेशन में क्या पढ़ा है? डायरेक्शन कोसाइन में हमने यही पढ़ा है कि अगर कोई भी लाइन अगर एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बनाता है उसे हम अल्फा बोल दें, वही लाइन वाई एक्सिस के साथ जो एंगल बनाएगा उसे हम बीटा बोल दें, और वही लाइन जेड एक्सिस के साथ जो एंगल बनाएगा अगर हम उसे गामा बोल दें, तो इसका कॉस अल्फा, कॉस बीटा और कॉस गामा लेने पर जो वैल्यूज आती हैं वही हमारा डायरेक्शन कोसाइन होता है। अब यहाँ पर थोड़ी देर समझने के लिए आप समझिए, मान लीजिए कि ये आपका एक लाइन है, ये आपका एक लाइन है और ये लाइन जो है आपने इस तरह से रख दिया। अगर आपने इस लाइन को इस तरह से रखा तो ये लाइन जो है एक्स एक्सिस के साथ भी कोई एंगल बनाएगा, यही लाइन वाई एक्सिस के साथ भी कोई एंगल बनाएगा, और यही लाइन जेड एक्सिस के साथ भी कोई ना कोई एंगल बना रहा होगा। एक्स एक्सिस के साथ जो इसका एंगल बनेगा वो हमारे लिए अल्फा है, और इसी लाइन का वाई एक्सिस के साथ जो एंगल बनेगा वो हमारे लिए बीटा है, और इसी लाइन का जेड एक्सिस के साथ जो एंगल बन रहा होगा वो हमारे लिए गामा होगा। अब आइए, अगर मैं इस लाइन को एक्स एक्सिस के ऊपर ही रख दूं, मैंने इस लाइन को क्या किया, एक्स एक्सिस के ऊपर ही रख दिया, तब
इस लाइन और एक्स एक्सिस के बीच में एंगल 0 डिग्री का हो जाएगा। अरे लाइन थोड़ा सा इधर या इधर होता तब तो एंगल बनता। लाइन, ये लाइन से थोड़ा एकदम एक्स एक्सिस के ऊपर वह जाके ऐसे चिपक गया, एक्स एक्सिस के ऊपर वह जाके चिपक गया तो इसके बीच का एंगल वह थोड़ी बनेगा, एंगल 0 हो जाएगा। किसका एंगल 0 हो जाएगा? इस लाइन का एक्स एक्सिस के साथ एंगल 0 हो जाएगा। अब इस लाइन का अगर एक्स एक्सिस के साथ एंगल 0 हो रहा है तो क्या इसका वाई के साथ एंगल आप सोच पा रहे हैं? इस लाइन का एक्स एक्सिस के साथ अगर एंगल 0 है मतलब एक्स एक्सिस के ऊपर में ही एक और लाइन है, यहां पर एक्स एक्सिस तो है ही, इसके ठीक ऊपर एक और लाइन लिटा दिया गया। अब सोचिए, दोनों लाइन के बीच में एंगल 0 डिग्री का है, लेकिन इस लाइन का y एक्सिस के साथ जब आप एंगल लीजिएगा तब वो 90 डिग्री आएगा, और इसी लाइन का z एक्सिस के साथ भी जब एंगल लीजिएगा तो वो 90 डिग्री आएगा। तो हम लोग इसको मैथमेटिक्स की दुनिया में क्या कहते हैं कि ये जो x एक्सिस है, ये x एक्सिस अपने साथ 0 डिग्री का एंगल बनाता है, लेकिन ये x एक्सिस y के साथ 90 का बनाएगा और ये x एक्सिस z के साथ भी 90 का बनाता है। तो अगर हम x एक्सिस को एक लाइन की तरह देख रहे हैं तो वो लाइन अपने साथ 0 डिग्री का एंगल बनाएगा। तो पहला एंगल 0 डिग्री का हो गया, दूसरा एंगल 90 डिग्री का हो गया और तीसरा एंगल भी 90 डिग्री का हो गया। यानी ये हमारा अल्फा का वैल्यू है, ये हमारा बीटा का वैल्यू है और ये हमारा गामा का वैल्यू है। तो अगर हम x एक्सिस के डायरेक्शन कोसाइंस को समझें, x एक्सिस के दिक को, ज्याओं को अगर हम ज्ञात करना चाहें तो ये हमारा अल्फा का वैल्यू है। तो कॉस अल्फा जब लेंगे तो ये 1 आएगा, क्योंकि कॉस 0 डिग्री 1 होता है। कॉस 90 लेंगे 0 हो जाएगा और फिर से कॉस 90 0। यानी याद रखिएगा इस बात को, x एक्सिस का डायरेक्शन कोसाइन, x एक्सिस का डायरेक्शन कोसाइन होता है 1, 0, 0। ठीक ऐसे ही y एक्सिस का अगर डायरेक्शन कोसाइन लेना हो, y एक्सिस का डायरेक्शन कोसाइन, y अक्ष की दिक को जाएं तब ये आएगा 0, 1, 0। और z एक्सिस का डायरेक्शन कोसाइन अगर होगा तो ये होगा 0, 0, 1। सोचिए, डायरेक्शन कोसाइन निकालने के लिए हमें अल्फा, बीटा और गामा पता रहना चाहिए। अल्फा क्या होता है? किसी भी लाइन का x एक्सिस के साथ जो एंगल बनता है वो अल्फा होता है। अब ठीक समझिए, अगर मैंने इस लाइन को, जो अभी लाइन हमने सबसे पहले ऐसे करके समझा था, अगर इस लाइन को हम y एक्सिस पर सुला दें तब ये लाइन का x के साथ जो एंगल बनेगा वो 90 डिग्री होगा, लेकिन इस लाइन का y के साथ जो एंगल बनेगा वो 0 हो जाएगा और इसी लाइन का z के साथ जो एंगल बनेगा वो 90 हो जाएगा। तब y एक्सिस का 0 डिग्री एंगल है तो वहाँ से ये 1 आया है, इसका x एक्सिस के साथ एंगल 90 डिग्री है उसके कारण ये 0 आया है, और इसका z एक्सिस के साथ भी एंगल 90 डिग्री का है इसलिए ये वाला 0 आया है। और अगर इसी लाइन को मैं z एक्सिस पर सुला दूं तो इस लाइन का z के साथ जो एंगल बन रहा है वो 0 है, बाकी x और y के साथ तो ये 90 बनाएगा। तो यहाँ पर इसका cos 90, cos 0, यानी वैल्यू जो होगा इसका 0, 0, 1 होगा। तो आप इस बात को याद रखिएगा, x एक्सिस का डायरेक्शन कोसाइन 1, 0, 0 होता है, y एक्सिस का डायरेक्शन कोसाइन 0, 1, 0 और z एक्सिस का डायरेक्शन कोसाइन 0, 0, 1 होता है। यानी अगर मुझे एक्सिस के डायरेक्शन कोसाइन को समझना हो तो मुझे बस ये वैल्यूज ध्यान में रखनी चाहिए। इस क्वेश्चन में वापस आइए, क्या बोला गया? फाइंड द एंगल मेड बाय वेक्टर दिस वन विथ द कोऑर्डिनेट एक्सिस, यानी ये वेक्टर का x के साथ, इसी वेक्टर का y के साथ और इसी वेक्टर का z के साथ जो एंगल बन रहा है वो बताना है। बात अगर हम करें x एक्सिस की तो x एक्सिस का मुझे डायरेक्शन कोसाइन पता है, x एक्सिस का मुझे डायरेक्शन कोसाइन पता है। अगर मैं इस लाइन का भी डायरेक्शन कोसाइन निकाल लूं तब दोनों के डायरेक्शन कोसाइन की सहायता से मैं इसके बीच का एंगल निकाल सकता हूं।
और यही कॉन्सेप्ट यूज करते हुए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सॉल्यूशन में आर वेक्टर जो दिया हुआ है आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप है। इस आर वेक्टर से हम इसका डायरेक्शन रेशियो, ध्यान दीजिएगा, वेक्टर अगर लिखा हुआ है तो उसमें आई कैप जे कैप और के कैप का कोफिशिएंट उसका डायरेक्शन रेशियो होता है। तो डायरेक्शन रेशियो ऑफ आर वेक्टर इज इक्वल टू, यहाँ से 1, 1, -1 आएगा। ये आपका A है, ये आपका B है और ये आपका C है। अब अगर मैं डायरेक्शन रेशियो की सहायता से मैं इसके डायरेक्शन कोसाइन को निकालूं, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ आर वेक्टर, तो डायरेक्शन कोसाइन में पहले L आता है। L कैसे आएगा? ये हमारा A का वैल्यू है, ये हमारा B का वैल्यू है और ये हमारा C का वैल्यू है। ये A है, ये B है और ये C है। तो L निकालने के लिए फॉर्मूला होता है A/√अंडर A² प्लस B² प्लस C²। A की जगह पर हमारा 1 है, √अंडर 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर। ये हमारा और कुछ नहीं 1/√3 आएगा। L का वैल्यू हमारा निकल गया 1/√3। बात करते हैं M की। M होता है B/√अंडर A² प्लस B² प्लस C²। B की वैल्यू है हमारी 1 और ये वाला हिस्सा और कुछ नहीं, जो हमने यहाँ सॉल्व किया है वही रहेगा। ये हमारा √3 ही आएगा। N की वैल्यू आती है C/√अंडर A² प्लस B² प्लस C²। C की वैल्यू है हमारी -1 और ये हमारा √3 ही आएगा। अब आइए, हमने क्या किया, हमने इस वेक्टर का डायरेक्शन कोसाइन पता कर लिया। सेकंड पार्ट में हम क्या करते हैं, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ एक्स एक्सिस आर 1, 0, 0। एक्स एक्सिस का डायरेक्शन कोसाइन 1, 0, 0 होता है, ये हमें पहले से पता है। और जो लाइन हमारे पास है, जो वेक्टर है हमारे पास, उसका हमने डायरेक्शन कोसाइन निकाल लिया। अब इसके बीच का एंगल निकालना है। तो लेट आर वेक्टर मेक्स एंगल θ1 विथ एक्स एक्सिस। हम कोई भी एंगल मान सकते हैं, हमने θ1 मान लिया। क्यों? क्योंकि हमको बाकी दोनों एक्सिस के साथ भी निकालना है, उसको θ2 और θ3 मान लेंगे। अब यहाँ पर बात ये हो रही है कि ये वेक्टर जो है वो एक्स एक्सिस के साथ अगर एंगल θ1 बनाता है, तब cos θ1 की वैल्यू, cos का फॉर्मूला किसके फॉर्म में? डायरेक्शन कोसाइन के फॉर्म में। तो डायरेक्शन कोसाइन के फॉर्म में होता है ये L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2। अगर हमारे पास दो लाइन्स हैं और उन दोनों लाइन्स के डायरेक्शन कोसाइन्स हमें पता है, तो उसके बीच का एंगल हम ऐसे निकाल सकते हैं। वैल्यू पुट कर देते हैं, cos θ1 इज इक्वल टू L1। L1 जो है हमारा, मतलब ये हमारा L1 है, तो ये है हमारा 1/√3। L2 है हमारा 1 प्लस M1 तो हमारा ये रहेगा, लेकिन जरा सोचिए M2 तो आपका 0 है, तो ये वाला हिस्सा हमारा 0 आएगा। प्लस N1 की जगह पर ये है, लेकिन N2 हमारा 0 है,
ये वाला हिस्सा भी 0 आ जाएगा। तो यहाँ से फाइनली हमारे पास आ रहा है cos θ1 इज इक्वल टू 1/√3। तो θ1 इज इक्वल टू cos इनवर्स 1/√3। ये जो θ1 है ये x एक्सिस के साथ वाला एंगल है। सेम ऐसे ही y एक्सिस के साथ निकालना है। तो लैंग्वेज क्या आएगा, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ y एक्सिस r, यहाँ पर अब चेंज होगा 0 1 0 आ जाएगा। यहाँ पर 0 1 0 आ गया। जब फॉर्मूला ये यूज करेंगे तो यहाँ L2 की जगह पर आपको 0 नजर आएगा, तो 0 के साथ ये वाला हिस्सा 0 हो जाएगा। यहाँ पर 1 है, 1 के साथ अगर आप इसका मल्टीप्लाई करेंगे ये 1/√3 आ जाएगा, आएगा। इसी तरह से आप z एक्सिस के साथ भी निकाल लीजिए। इस तरह से आप x एक्सिस, y एक्सिस और z एक्सिस तीनों के साथ इसका एंगल निकाल सकते हैं।